एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो देखा जा सकता है, लेकिन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। असल में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है जिनका साइज़ 500 नैनोमीटर है या 500 नैनोमीटर से ज़्यादा। इसलिए हम लोग एटम को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते, क्योंकि एटम का साइज़ 0.2 नैनोमीटर है, जो कि 500 नैनोमीटर से बहुत ही कम है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम 0.1 नैनोमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख पाती है, इसलिए एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। केमिस्ट्री ज़बान में एटॉमिसिटी किसे कहा जाता है? आप जानते हैं कि दुनिया में करोड़ों की तादाद में मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और हर मॉलिक्यूल में कुछ मखसूस तादाद में एटम्स मौजूद होते हैं। इस तादाद को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल है, तो उसकी एटॉमिसिटी 10,000 हुई। इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल्स एक एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें मोनोटॉमिक कहा जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें डाईएटॉमिक कहा जाता है। इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल 3 एटम्स पर मुश्तमिल हैं, तो उन्हें ट्राईएटॉमिक कहा जाएगा। आयंस क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं। आयंस उन तमाम स्पीशीज़ को कहा जाता है जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम कैटायंस का नाम देते हैं, और ये आयंस तब बनते हैं जब एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सोडियम का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर +1 चार्ज आता है, इसलिए उसे हम मोनोपॉजिटिव आयन का नाम देते हैं। इसी तरह वो आयंस जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम एनायंस कहते हैं। एनायंस उस वक्त बनते हैं जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर -1 चार्ज आता है और उसे हम मोनो नेगेटिव आयन का नाम देते हैं। कैटायन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक नेचर की क्यों होती है? आप जानते हैं कि इस दुनिया में 118 मुख्तलिफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उनके बैरूनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से एटम के अंदर मौजूद रहते हैं और एटम को छोड़ते नहीं हैं। अगर कोई इन इलेक्ट्रॉन्स को एटम से निकालना चाहता है तो सबसे पहले उसे उस अट्रैक्शन को ख़त्म करना है जो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन पर लगा रही है। चूँकि हम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये सिस्टम एंडोथर्मिक बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो ऑलमोस्ट 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। एनायन फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? असल में एनायन फॉर्मेशन के दौरान जब एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, जो रिलीज़ इन एनर्जी का सबब बनती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब एटम स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर लेता है तो उस दौरान भी एनर्जी रिलीज़ होती है। लिहाजा ऐसे सिस्टम्स जिनमें एनर्जी रिलीज़ हो उन्हें हम एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस दौरान 349 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। मॉलिक्यूलर आयंस क्या हैं और ये कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं। जिस तरह एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ कर सकते हैं और नतीजे में मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मॉलिक्यूल खुद ऑलरेडी स्टेबल हैं, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ कैसे करवाया जा सकता है? तो इस अमल के लिए हमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स या एक्स रेज मॉलिक्यूल्स के ऊपर बम्बार्ड करनी पड़ती हैं, ताकि मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाया जा सके या फिर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जा सके। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और इसका यूनिट AMU क्यों यूज़ किया जाता है? असल में रिलेटिव एटॉमिक मास हर उस एटम के मास को कहा जाता है जो हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके लेते हैं। इसका यूनिट kg की बजाय AMU इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि एटम का मास इंतहाई स्मॉल क्वांटिटी होता है, जिसे हम दुनिया के किसी भी फिजिकल बैलेंस से कभी मेजर नहीं कर सकते। इसलिए kg की बजाय AMU यूज़ किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट किसे कहा जाता है? एटॉमिक मास यूनिट कार्बन एटम के मास के 12वें हिस्से को कहा जाता है,
It is 1/12th part by mass of one carbon-12 atom. एक AMU 1.661 into 10 raised power minus 24 ग्राम और 1.661 into 10 raised power minus 27 kg के इक्वल होता है। लिहाजा इतनी स्मॉल क्वांटिटी को आप कभी भी किसी फिजिकल बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते, इसलिए kg की बजाय हम AMU यूज़ करते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों होती हैं जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों होती हैं। आइसोटोप्स एक एलिमेंट के वो डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। एक एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से होता है, मीन उसके इलेक्ट्रॉन से होता है, जबकि आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक एटॉमिक मैसेज के साथ है। आइसोटोप में एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। आइसोटोप्स को अलग करने के लिए कौन से मेथड अप्लाई किए जाते हैं? आइसोटोप्स को अलग करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, जिनमें गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, लेज़र सेपरेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन शामिल हैं। नियॉन का मैस हम 20.18 AMU लिखते हैं, जबकि 20.18 AMU उसके किसी भी आइसोटोप का मैस नहीं है। असल में 20.18 AMU उसका एवरेज एटॉमिक मैस है, जो कि हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि दिया गया फार्मूला में। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में सबसे पहले दिए गए सब्सटेंस को वोलेटाइज किया जाता है और फिर उसे आयोनाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इन पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट करके बेंड किया जाता है सर्कुलर पाथ में, डिपेंडिंग अपॉन देयर m/e वैल्यू इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये बेंट आयंस आयन कलेक्टर के ऊपर जैसे ही गिरते हैं तो ये करंट पैदा करते हैं और उस करंट को हम मैग्नीफाई करके एक मैस स्पेक्ट्रम डेवलप करते हैं। मैस स्पेक्ट्रम में जो पीक्स हासिल होती हैं, उन पीक से हम लोग मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, जैसा कि रिलेटिव अबंडेंस, m/e वैल्यू, मैस नंबर एंड नंबर ऑफ आइसोटोप्स। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में आयोनाइजेशन चैम्बर का क्या फंक्शन होता है? आयोनाइजेशन चैम्बर की मदद से हम लोग दिए गए वेपर्स को पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करते हैं। असल में वेपराइजेशन चैम्बर में एक हीटेड टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है, जिससे हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलती है, जो वेपर्स को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देती है। हर पॉजिटिव आयन की अपनी मास टू चार्ज वैल्यू होती है, जो आगे हमें उन्हें सेपरेट करने में हेल्प आउट करती है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में आयन कलेक्टर का क्या फंक्शन होता है, आइए जानते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में पॉजिटिव आयन जैसे ही आयन कलेक्टर के ऊपर गिरते हैं तो करंट पैदा होता है। इस करंट की मदद से एक मैस स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, जिसमें हाइट ऑफ द पीक उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी, और इस हाइट ऑफ द पीक का ताल्लुक रिलेटिव अबंडेंस से होता है। लिहाजा आयन कलेक्टर का मेन काम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप बताना होता है। जिस आयन की हाइट ऑफ द पीक ज़्यादा होगी उसकी अबंडेंस भी ज़्यादा मानी जाएगी, और जिस आयन की हाइट ऑफ द पीक कम होगी उसकी अबंडेंस भी कम मानी जाएगी। मैस स्पेक्ट्रम क्या है? मैस स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ है जिसमें m/e वैल्यू ऑफ पॉजिटिव आयन x एक्सिस पर ली जाती है और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयन y एक्सिस पर ली जाती है। इस ग्राफ में बनने वाली पीक्स हमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन डिलीवर करती हैं, जैसा कि हाइट ऑफ द पीक हमें रिलेटिव अबंडेंस बताती हैं, पोजीशन ऑफ द पीक हमें m/e वैल्यू या मैस नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जबकि पोजीशन ऑफ द पीक्स हमें नंबर ऑफ आइसोटोप के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। ब्रोमीन के केस में मैस स्पेक्ट्रम की 2 पीक्स बनती हैं और दोनों की हाइट इक्वल होती है, जबकि आयोडीन के केस में सिर्फ एक पीक बनती है। ऐसा क्यों है? असल में ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं जिनकी अबंडेंस ऑलमोस्ट इक्वल होती है। एक की अबंडेंस 50.54 होती है, जबकि दूसरे की अबंडेंस 49.46% होती है। इसलिए 2 इक्वल पीक्स बनती हैं, जबकि आयोडीन के केस में उसका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है जो एक पीक जनरेट करता है।
एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से किस तरह रिलेट करता है। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला है जो उस कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेंजीन के अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं, जबकि इन एटम्स की जो सिंपलेस्ट रेशो बनती है वो 1/1। लिहाजा बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला C1H1 बनेगा, जबकि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 बनता है। अब ये दोनों आपस में रिलेट किस तरह करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में। कंबस्टन एनालिसिस में MgClO4 ट्वाइस और 50% KOH किस लिए यूज़ किए जाते हैं, आइए जानते हैं। कंबस्टन एनालिसिस में जब एक कंपाउंड बर्न किया जाता है तो वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। पैदा होने वाला H2O MgClO4 ट्वाइस में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी मदद से आगे हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं, जबकि पैदा होने वाला CO2 50% KOH में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी मदद से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करते हैं। डिफाइन मोल, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम फार्मूला यूनिट। किसी भी एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास या फार्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड का मास जो ग्राम में बयान किया जाता है उसे मोल कहा जाता है। ग्राम मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल के उस मास को कहा जाता है जो हम लोग ग्राम में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल होता है 18 ग्राम के। ग्राम एटम किसी भी एटम के उस मास को कहते हैं जो हम लोग ग्राम्स में बयान करते हैं, जैसा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम इक्वल होता है 1.008 ग्राम। ग्राम फार्मूला किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट के उस मास को कहा जाता है जो ग्राम में बयान किया जाता है। NaCl के मास के लिए हम लोग फार्मूला मास टर्म यूज़ करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर मास नहीं कर सकते। इसके पीछे वजह यह है कि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं है। लिहाजा इसके मास के लिए हम लोग फार्मूला यूनिट मास टर्म यूज़ करेंगे, जबकि सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए हम मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज़ करते हैं। मोलर वॉल्यूम किसे कहा जाता है? किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 22.414 dm³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। इसे हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को, हीलियम को या मीथेन गैस को आइडियल कंसीडर कर लें तो इन गैसेस का 1 मोल हमेशा 22.414 वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। मोलर वॉल्यूम साइज पर या मास पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये डिपेंड करता है तो नंबर ऑफ मोल्स पर। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 0.22 ग्राम्स ऑफ C2H4Cl2। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले मोल्स ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग गिवन मास ओवर मोलर मास। मीन 0.822 is divided by 99 gram, which is equal to 8.303 into 10 raised power minus 3 moles। अब हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड में 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन है, तो दिए गए मोल्स में मतलब 8.303 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 मोल्स में कितने मोल्स क्लोरीन के होंगे, तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा आंसर आता है 0.0166 मोल्स। कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4। इस पर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। मास ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाइड विद मोलर मास, मतलब 2.74 मोल्स मल्टीप्लाइड विद 158 ग्राम ऑफ KMnO4, तो इसका आंसर आएगा 432.9 grams। Justify that 23 ग्राम सोडियम एंड 238 ग्राम यूरेनियम हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। इस क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, जिसका फार्मूला होता है गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड विद Na। सोडियम के केस में गिवन मास 23 ग्राम ओवर मोलर मास 23 ग्राम मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 23 से कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 एटम्स। जबकि यूरेनियम के केस में गिवन मास 238 ग्राम है और मोलर मास भी 238 ग्राम है, लिहाजा इस केस में भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 एटम्स ही आएगा। फार्मूला में जो Na दिया गया है वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया?
जब भी हमने किसी एलिमेंट की परसेंटेज दिए गए कंपाउंड में कैलकुलेट करनी हो तो हम एक ही फार्मूला लगाते हैं, mass of element over mass of compound multiplied with 100। mass of नाइट्रोजन इस कंपाउंड में 28 ग्राम है, जबकि मोलर मास 60 ग्राम मल्टीप्लाइड विद 100, तो इसका आंसर आएगा 46.6%। 1 mole of H2SO4 should completely react with 2 moles of NaOH. How does this equation is stated in Avogadro number? इस क्वेश्चन में हम सिर्फ इतना बताएंगे कि 1 मोल H2SO4 का मतलब 6.02 into 10 raised power 23 particles of H2SO4 will react with 2 multiplied with 6.02 into 10 raised power 23 particles of NaOH। साबित करें कि पानी के 1 मोल में 2 मोल्स बॉन्ड्स के, 3 मोल एटम्स के, 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स के और 28 मोल्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। पानी के मालिक्यूल में 2 बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अगर हम 1 मोल पानी कंसीडर करेंगे तो जाहिर बात है उसमें 2 मोल बॉन्ड्स के होंगे। पानी के एक मालिक्यूल में 3 एटम्स हैं और अगर 1 मोल पानी काउंट करेंगे तो 3 मोल एटम्स काउंट किए जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मीन उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हुए, 8 ऑक्सीजन की जानिब से और 2 हाइड्रोजन की जानिब से। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन 2 पार्टिकल्स, 1 हाइड्रोजन की जानिब से और 2 पार्टिकल्स दूसरे हाइड्रोजन की जानिब से, 4 ये हो गए। और ऑक्सीजन की जानिब से 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, तो 24 वो हो गए। जो टोटल पार्टिकल्स बनेंगे वो 28 मोल्स। साबित करें कि 4.9 ग्राम H2SO4 जब आयोनाइज होता है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, लेकिन पॉजिटिव आइंस की तादाद नेगेटिव आइंस की तादाद में 2 गुना होती है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आप सबसे पहले इक्वेशन को देखें। H2SO4 जब आयोनाइज होगा तो 2H पॉजिटिव आइंस और SO4 नेगेटिव आइंस का 1 मोल बनता है। मतलब कि पॉजिटिव आइंस की तादाद 2 गुना है और नेगेटिव आइंस की तादाद 1 गुना। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चार्जेस को देखें तो 2 मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं, इसी तरह नेगेटिव चार्ज को देखें तो 2 मोल्स ऑफ नेगेटिव चार्ज मौजूद है। इट्स मीन पॉजिटिव आइंस की तादाद नेगेटिव आइंस के मुकाबले में डबल है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 2 मोल्स इक्वल हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन हो, 16 ग्राम मीथेन हो या 44 ग्राम CO2, इन सब का वॉल्यूम 22.414 dm³ क्यों होता है? असल में 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल गैस, 16 ग्राम मीथेन तब भी 1 मोल गैस, 44 ग्राम CO2 हो तब भी 1 मोल गैस। और अगर हम इन गैसेस को आइडियल कंसीडर कर लें तो STP पर इन सब गैसेस का वॉल्यूम 22.414 ही काउंट होगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्युपाइज 22.414 dm³ ऑफ वॉल्यूम। स्टोकियोमेट्री क्या है और इसके बेसिक अजम्पशंस कौन से हैं? स्टोकियोमेट्री केमिस्ट्री की उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस दौरान हमने ये अज्यूम करना होता है कि तमाम रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में, नंबर 2 कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, और नंबर 3 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ओबे हो रहे हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह कंट्रोल करता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट असल में वो रिएक्टेंट होता है जो सबसे पहले मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है और कम से कम प्रोडक्ट जनरेट करता है। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन उसी वक्त स्टॉप हो जाता है। इस तरह जब तक लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद है रिएक्शन हो रहा है, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो गया है तो उसी वक्त रिएक्शन भी स्टॉप हो गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वैलिड क्यों नहीं होता? असल में रिवर्सिबल रिएक्शंस वो हैं जिसमें रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह कोई भी रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे कंज्यूम नहीं होता, जबकि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता ही वो है जो मुकम्मल तौर पे सबसे पहले ख़त्म हो जाए। जब कोई रिएक्टेंट कंज्यूम ही नहीं होगा तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट भी वैलिड नहीं होगा। चंद एक ऐसी एग्जांपल्स बताएं जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हों और उनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद हो। नंबर 1, जब कोल बर्न होता है तो उस दौरान लिमिटिंग रिएक्टेंट कोल होता है, क्योंकि कोल मुकम्मल तौर पे पहले ख़त्म हो जाता है। इसी तरह
जब नेचुरल गैस की कंबस्टन होती है तो नेचुरल गैस ख़त्म हो जाती है, लिहाजा नेचुरल गैस लिमिटिंग रिएक्टेंट हुई। इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन के दौरान आयरन ख़त्म हो जाता है, लिहाजा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। कंबस्टन ऑफ पेट्रोल में पेट्रोल हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है क्योंकि पेट्रोल पहले ख़त्म हो जाता है। What is the difference between actual and theoretical yield? Yield हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कहते हैं। अगर ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम एक्सपेरिमेंट की मदद से कैलकुलेट करते हैं तो ये एक्चुअल यील्ड कहलाती है, और अगर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। एक्चुअल यील्ड एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड हम थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है। साबित करें कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14 होता है। मीन एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 नाइट्रोजन मीन एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 होता है, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 होता है। मीन कार्बन मोनोऑक्साइड में 6 + 8 प्रोटॉन, 6 + 8 न्यूट्रॉन और 6 + 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साबित करें कि मैग्नीशियम एटम कार्बन के मुकाबले में 2 गुना भारी है। इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और उसका मास नंबर 24। मीन उसमें 12 इलेक्ट्रॉन हैं, 12 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। जबकि कार्बन के केस में हम लिखेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 है। मीन उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। लिहाजा साबित हुआ कि मैग्नीशियम कार्बन के मुकाबले में 2 गुना भारी है। एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों कम आती है, इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं। जैसा कि दिया गया रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है, या जो रिएक्टेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं उनमें इम्प्योरिटीज़ शामिल हो सकती हैं, या रिएक्शन के साथ साथ कोई साइड रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है, या इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर हो सकता है, या हम जो टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं उसके दौरान लॉस ऑफ रिएक्टेंट या लॉस ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है। व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड एंड हाउ द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड? किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को परसेंटेज यील्ड की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन ज़्यादा होगी तो परसेंटेज यील्ड भी ज़्यादा होगी। अगर एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन कम होगी तो परसेंटेज यील्ड भी कम होगी। Bubbles we holding, I lick it down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty a 10, a rubber band, come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run them out. I'm trying to be out.